फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1848 में बनाई थी। इसमें उसने क्या रच करके दिखाया था? तो इसमें उसने सपनों का संसार रचा था, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? तो ऐसा सरकार जिसका सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं होता, उसको निरंकुशवाद बोला गया। कल्पनादर्श किसको बोले? ऐसा समाज का कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि क्लास का टाइम पक्का 7 बजे था, पक्का 7 बजे स्टार्ट हो जाता, सभी लोग टाइम पर जुड़ जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। कोई ना कोई का लेट हमेशा होगा ही। तो इसी को हम बोल सकते हैं, अगर सब कोई टाइम पर जुड़ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? कल्पनादर्श बोला जाएगा या यूटोपिया बोला जाएगा। तो ये वास्तव में ये संभव नहीं होता। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन और दिया हुआ है, सारियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों और समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े से की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग लोग जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, प्रतिमा के पास क्या हुआ है? फ्रांस का क्रांतिकारी तिरंगा का भी रंग दिखाया गया है। इसके अलावा जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह कब की कहानी है? 1848 की कहानी है, ध्यान रखिएगा। उस टाइम की अगर हम बात करें तो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति की भी बात की गई है। अब देखिए इसी में और आपका कुछ कुछ दिया हुआ है। 1848 का उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति है, जिसमें क्या है, जर्मन भाषी रियासत को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत गठित करने की बात की गई है। यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं? ऑस्ट्रिया, आपको नाम याद रखना पड़ेगा देशों का, ऑस्ट्रिया, राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इधर आपका काम का नहीं है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्र की परिभाषा किसने दी थी? बस इतना ही पूछता है, राष्ट्र की परिभाषा किसने दी है? तो अर्नेस्ट रेनर ने दी है। कब दिया था? 1882 में दिया था। बस इतना ही लिखना है आपको और नहीं लिखना है। या फिर कभी ये पूछ देता है कि अर्नेस्ट रेनन का व्याख्यान किस रूप में छपा था? तो उसका निबंध के रूप में छपा था, जिसका नाम था राष्ट्र क्या है। बस इतना ही पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे, बाकी चीजों को हम नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इधर आपका कुछ नहीं है। फिर देखिए एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जनमत संग्रह किसे कहते हैं? तो एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए किसी क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक डाटा पढ़ा रहा हूँ पूरा, उसके बाद अभी आप लोगों से सामने से एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि जितना भी चीज अभी आपका से पढ़ाया जाएगा, सबका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा अभी आधा घंटा के बाद। ठीक है, तो आप लोग सभी राजी हो जाए कि ठीक है सर, जितना पढ़ाइएगा उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर भी हम आधा घंटा के बाद दे देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? जनमत संग्रह कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में। कितना तारीख को? डेट याद है किसी को? एनीवन? कोई डेट बता दीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई ग्रीस की तरफ से। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कब हुई थी? 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम में फ्रांस में किसका शासक था? शासक का नाम बताइए। लुई 16वां का। आप लोग क्लास 11 सॉरी हाँ 9 में आपने पढ़ा है कि फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। कब? 14 जुलाई 1789 के पहले। इसी में एक क्वेश्चन और था, लुई 16वां को फांसी कब हुआ था? गलत जवाब। 1792 में, बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अगला है आपका, तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर फ्रांस में दो तरह की भावना पैदा हुई थी। फ्रांस में क्या हुआ था? दो तरह की भावना पैदा हुई थी। एक है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार बहुत ज्यादा आए थे, और फ्रांस का एक नया झंडा चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस में क्या चुना गया था? तो एक नया झंडा चुना गया था, ठीक है, और जिसने वहां के राजध्वज की जगह ले ली। इसके अलावा स्टेट जनरल पढ़े थे हम लोग। कितना तरह का था फ्रांस में? 3 स्टेट जनरल हुआ करते थे, 3 तरह का था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। क्लास 9 का पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट में आपका वकील, कालीगर, किसान, छोटे किसान वगैरह आते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम पढ़ चुके थे। उसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसका नाम बदल के क्या किया गया था? नेशनल असेंबली किया गया था। और नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था, याद है किसी को? ये भी मैंने बताया है आप लोगों को, कोई बता दीजिए नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था?
जब आपका क्रांति हुई होगी तभी ना नेशनल असेंबली का गठन हुआ होगा, 1789 को, 1789। ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन 1789 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपका क्लास 9 का टॉपिक में था, पहला लेसन में। आप लोग पुराना वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगला है आपका दिया हुआ, इसके अलावा उस वक्त फिर से क्या हुआ था, नया स्तुति रचा गया, शपथ लिया गया, शहीदों का गुणगान हुआ था, ये सब आप लोग पढ़ चुके थे। पेरिस में कौन सी भाषा बोली जा रही थी, फ्रेंच भाषा, और वहां की राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो अगर पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति के बाद पेरिस की भाषा कौन सी बन गई थी, तो फ्रेंच बन गई थी, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रांस की घटनाओं की खबर कौन रख रहा था, जैकोबिन क्लब रख रहा था, हम लोग पढ़े थे पहले भी जैकोबिन क्लब के बारे में। और इसी की ये जैकोबिन क्लब क्या कर रहा था, इसका मैन कौन था, याद है किसी को, मुख्य आदमी? अब आता है उनकी गतिविधि और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नेपोलियन आए थे। नेपोलियन बोनापार्ट कब आया था, याद है किसी को? अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में आए थे। ठीक है, 1804 में उन्होंने एक कोड बनाया था जिसको नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्लास 9 में चर्चा हुआ था आपका। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में हमला किया था, 1804 में इसने अपना एक कोड बनाया था जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। 1804 देख लीजिएगा। और जो आप बोल रहे थे ना प्रद्युम्न जी कि उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसको आतंक का युग कहा जा रहा था, वो थे आपका रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, 1793 से 1794। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, नसीब खराब रहेगा कभी कभी तो आपका मैप भी दे देगा, तो थोड़ा सा मैप वाला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कहाँ पर है। अधिकतर अगर हम बोले ना तो आपका मित्र राष्ट्र के बारे में देता है, जैसे पर्सा कहाँ पे है, पोलैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, फ्रांस तो खैर याद ही रख लेना है आपको। और ये सब पूछता है कहीं ना कहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फ्रांस का तो फ्रांस, पर्सा, ब्रिटेन, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नसीब खराब रहेगा तो मिल भी जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया ही था, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में एक कोडिंग बनाया था जिसको क्या बोला जाता है, नागरिक संहिता 1804। ठीक है, इसके तहत इसने क्या किया था, जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसके बाद उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। इसका मेनली अगर बोले ना, इस कोड में बस यही किया गया था नेपोलियन कोड में, कि जितना भी जगह है हर जगह नेपोलियन का ही सिक्का चलेगा, टैक्स की प्रणाली एक हो जाएगी, कहीं पर भी कुछ अलग नहीं चलेगा। इसके तहत सभी लोग बराबर हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट या तृतीय स्टेट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिला दी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसने क्या किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इसका था वो यही था आपका, एक समान कानून। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक समान कानून बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर में आपका ज़्वेबर्केन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। हालांकि ये पढ़ने की चीजें हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि याद करना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो ये लोग देखिए कौन सा कलर का पोशाक बने हैं, तो नीला, सफेद और लाल, ये ध्यान रखिएगा। पोशाक इनका क्या है, नीला, सफेद और लाल। ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, सफेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। क्लास 9 में भी आपका ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, सब जगह एक समान हर चीज लगाया था, मानक भार समान। मानक भार मतलब जैसे कि अभी हम लोग वस्तु को तोलते हैं, अगर हम लोग अपने दादाजी से पूछें तो दादाजी लोग आलू वगैरह सेर में खरीदते थे, हम लोग यहाँ पर किलो का इस्तेमाल करते हैं। दूरी के लिए हम लोग, लंबी दूरी के लिए किलोमीटर, छोटी दूरी के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, जबकि हम लोग के दादाजी लोग कपड़ा नापने के लिए गज का इस्तेमाल करते थे। तो कोई सेंटीमीटर, शेर क्या होता है? सेर क्या होता है, एक सेर में 250 ग्राम शायद होता है। ठीक है, आप अपने दादी से पूछिए, आपको पता चल जाएगा शेर क्या है, गज क्या है, सब बता देगी। तो हम लोग सर
एगो देहाती भाषा में पेला कहते हैं, पेला। हाँ, वो पे पहला भी है। बिल्कुल, बहुत सारा चीज होता हाँ, था। ये समझते हैं। हाँ, तो बहुत सारा है। लेकिन ये सारा वर्ड जो है ना, इससे क्या होता था, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता था, लोगों को समझ में नहीं आ पाता था कि सही मानक क्या है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, एक मानक भार स्टैंडर्ड लाया था। और आप जो बोल रहे हैं अभी के हिसाब से, जो केजी वगैरह हम बता रहे थे, उसको एसआई यूनिट कहा जाता है। और एसआई यूनिट का अगर बात करें, ये मापन कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। ये याद रखिएगा, जो एसआई प्रणाली चली है, जिसमें मीटर, सेकंड, आपका केजी, ये सब जो मापा गया है, ये 1960 में मापा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया जीके से लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इससे नेपोलियन बोनापार्ट को क्या लगा कि एक इलाका से दूसरा इलाका में जब वस्तु और पूंजी का आगमन होगा तो सहूलियत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं गज में बोलूं कि आपका 2.5 गज में एगो शर्ट बन जाता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं 2.5 गज में शर्ट बन जाता है। अब वो जो दर्जी है, वो आपको बोलेगा भैया हम 220 मीटर में जो है आपका कपड़ा बना देंगे, या 220 सेंटीमीटर में हम कपड़ा बना देंगे। तो आपको समझ में नहीं आएगा, गज, वो गज नहीं जानता, मैं सेंटीमीटर नहीं जानता हूँ, तो मैं कपड़ा सिवा नहीं ना पाऊंगा। तो इसी कारण से एक समान मापन होना चाहिए। और इसकी शुरुआत किसने की थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। और इसके कारण क्या हुआ, व्यापार तेजी से होने लगा। और वहां की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ गया था। कहाँ की स्थिति में, फ्रांस की स्थिति में। और यही कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट जहां भी जाता था, हर जगह जीतते जाता था। 1799 से लेकर के ये आपका 1813 तक हर जगह जिस रास्ते में गया, उस रास्ते के हर चीजों को जीतता चला गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, 1813 में बेचारा सबसे पहली बार लाइप्जिग में हारा था। तो अगर पूछा जाए नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहली बार कब हारा, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई में हार गया था। लेकिन यह उसकी पूर्ण हार नहीं थी। अगर पूछा जाए कि नेपोलियन पूर्ण रूप से कब हार गया, तो पूर्ण रूप से यह 1815 में हारा था। पूर्ण रूप से यह 1815 में हार गया था। कहां पर, वाटरलू में। वाटरलू में, बिल्कुल। ये भी आपका क्लास 9 का ही टॉपिक है। नेपोलियन बोनापार्ट पूर्ण रूप से 1815 में वाटरलू में हार गया। वाटरलू फ्रांस में है। ये आप देख लीजिएगा, वाटरलू आपका एक जगह का नाम है, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, फ्रांस के आसपास का ही जगह होगा, क्योंकि ये फ्रांस का राजा था। और इसी कारण से नेपोलियन बोनापार्ट इतना ज्यादा फेमस है अपनी, कि एक क्वेश्चन भी आप लोग का आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, याद है किसी को, समुद्रगुप्त। सर समुद्रगुप्त को। बिल्कुल सही, 3 का सही हो उसका ही घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था ना। नहीं, ये तो डायलॉग हमको याद नहीं है, देख लीजिएगा आप। डायलॉग नहीं है सर। नहीं नहीं, मतलब किसी भी इतिहासकार के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट को डायलॉग भी बोला जा सकता है। आपने जो कहा वो इतिहासकार का द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है। ओके, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसी को अगर याद है तो बता दीजिए, कल मैंने पढ़ा था जीके वाली क्लास में, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल, जिसने मयूर सिंहासन को लूट के लेगा था। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोहिनूर हीरा को भी लूट के लेगा था, ईरान का नेपोलियन। तो सोचो नेपोलियन बोनापार्ट कितना महान आदमी था कि उसके नाम पर डायलॉग बनना शुरू हो गया है। तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को। ये तख्ते ताउस को लूट करके लेगा था, कहां से, भारत से। किसके हाथ से छीना था, ये शाहजहां के हाथ से छीना था। और कोहिनूर हीरा को भी लूट करके ले गया था, कौन, नादिर शाह लेकर गया था। हाँ, नादिर शाह ही था, आप चेक कर सकते। नहीं, शाहजहां से लूट करके नादिर शाह ले गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर, हुमायूं, पढ़ लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्र राज्य किसको कहा जाता है। तो आप देखो, अब पहले के टाइम में 18 सेंचुरी की बात करें और अभी की बात करें, तो अब काफी कुछ बदल चुका है। राष्ट्र राज्य पहले क्या था, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को राष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन अब क्या हुआ, काफी बदलाव हो गया। उतना छोड़ो ना, झारखंड और बिहार को ही देख लो, 2000 के पहले झारखंड बिहार दोनों एक था, अब क्या है, झारखंड बिहार दोनों अलग अलग है। अब देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हेम्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। तो ये आपका बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला कौन था, हैप्सबर्ग साम्राज्य, ध्यान रखिएगा। लंबार्डी और वेनेसिया
जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। ये सब क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट मैंने टिक कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर कभी पूछ दे तो उस टाइम आप ये ना बोल सके कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, लेकिन ये कम है। हालांकि आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लंबार्डी और वेनेसिया में कौन सा भाषा बोला जाता था? इतालवी भाषा बोला जाता था। हंगरी में आधे लोग कौन सा भाषा बोलते थे? मेगियार भाषा बोलते थे। ठीक है। गालिसिया में कौन सा भाषा बोला जाता था? पोलिश भाषा बोला जाता था। तो भाषा वाला ऐसे कम पूछता है, बट फिर भी अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। गालिसिया में पोलिश, हंगरी में आधे लोग मेगियार बोलते थे, लंबार्डी और वेनेसिया में इतालवी भाषा बोला जाता था। देख लीजिएगा। आगे देखिए, इधर आपको कुछ नोट्स दिया हुआ है। पहला देखिए, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो 1797 में किया था। ठीक है। और 1799 में यह राजा बन गया था, इसलिए मैं 1799 बोल रहा था। तो नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई? 1797 में हुई। और नेपोलियन का पतन कब होता है? 1814-15। सर अभी आपने 1813 बताया था, तो 1813 में लाइप्जिग में यह हारा था। यह बहुत छोटी सी हार थी, इसलिए उसका डाटा नहीं आता है। मुख्य रूप से कब हार गया? वाटरलू में हारा था 1815 में। और उसी टाइम हमारा वीना शांति संधि हुआ था। कब? 1815 में। यूनानी स्वतंत्रता के लिए प्रारंभ कब हुआ था संघर्ष? तो 1821 में। फ्रांस की क्रांति, ये तो आप सभी जानते हैं, 1848। आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण, ये क्वेश्चन की क्रांति क्या था? 1848। नहीं नहीं सॉरी, मैंने उल्टा थोड़ा सा बोल दिया था। 1821 में है आपका। हाँ ठीक, तो 1848 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, सही तो बोले आप। जो बोल रहे हैं सर 14 जुलाई 1789 आपने पढ़ा था, लेकिन अगर क्रांति की शुरुआत करें, ये जो विरोध स्टार्ट हुआ था वो आपका 1848 में ही हो गया था शुरू। अगर आप बोले भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। लेकिन क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857 में मानी जाती है। तो बात समझ में आई? 100 साल का अंतर है ना। उसी प्रकार यह क्रांति का स्टार्ट 1848 में ही हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? सर उससे तो पहले ही है ना 1789। इटली का एकीकरण कब हुआ है? तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 में हुआ है। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1859 से 1800। 1815 में हुआ या आपका एनसीईआरटी किताब 1859 दे रहा है। ये प्रक्रिया जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1815 में ही शुरुआत हो गया था, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर बोले तो आपका 1859 से 1870 होगा। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? 1866 से 1871। ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण। और 1905 में हैप्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। इसमें क्या क्या बातें बताई गई है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक उस टाइम कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग किस स्टेट में आता है? बिल्कुल प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में? बिल्कुल प्रथम स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं। ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए कॉपी पर अगर किसी को लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कुलीन वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग। सर कुलीन दूसरा में तो आता है। दूसरा ना आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। मैंने किया था फर्स्ट स्टेट नोबेलिटी, ठीक है, सेकंड स्टेट क्लर्जी, ठीक। और थर्ड स्टेट जनरल, ऐसे याद मतलब करो। जनरल पीपुल। पहले पूजा पाठ वाला होता है इसलिए पादरी, दूसरा में फिर अमीर वर्ग आता है इसलिए दूसरा। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैंने पहले गलत बताया था। पहला स्टेट में आपका कौन आ गया? राजा, सॉरी पादरी। पादरी आ गया, पुजारी लोग आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेट में क्या हो गया? कुलीन वर्ग हो गया, मतलब क्षत्रिय लोग वर्ग। और तीसरा में आम वर्ग। वैसे मैंने इंग्लिश से याद किया था, नोबेलिटी, क्लर्जी और जनरल पीपुल। कुलीन वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग थे, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। और अधिकांशतः लोग क्या थे उस टाइम? कृषक थे। कौन? जो आपका कुलीन वर्ग की संख्या के लिहाज में छोटे थे, ये ध्यान रखिएगा। और अधिकतर जगहों पर क्या होता था? भूदास खेती करते थे। अब देखिए नाम में ही लगा है भूदास। भूदास किसको कहा जाता है? आपका नौकर को एक टाइप का बोल सकते हैं, दास मतलब जो गुलाम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हुआ था? तीसरे स्टेट के लोग, बहुत सारे लोग व्यापार करने लगे और व्यापार करने में बहुत ज्यादा पैसा कमाए और लूर भी कमा करके आए, बुद्धि उन लोगों को हुआ। तो वो लोग बोले कि अब हम लोग इस जो स्टेट वाला बांटा हुआ है इस सिस्टम पे नहीं चलेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था? बहुत सारे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, जैसे रूसो, लॉक। रूसो ने कौन सी किताब लिखी है? सामाजिक उपवन। रूसो की किताब का नाम कोई बता दीजिए।
सर ऑप्शन डी। सामाजिक अनुबंध, गलत काम। ठीक है। और भी था आपका, लॉक का पुस्तक का नाम याद है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, हाँ। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2-3 किताब का भी नाम था, याद रखना है, सारा 9 में है आपका। आगे है आपका, इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ राज्यों में यह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो अगर पूछा जाए इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई, तो 18वीं सदी में हुई। फ्रांस और जर्मनी में कब हुई, तो 19वीं शताब्दी में हुई। अब देखिए एक वर्ड आता है उदारवाद। उदारवाद किसको बोलते हैं? तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा की मूल शब्द लीबर पर आधारित है। लिबरलिज्म शब्द किस पर आधारित है? लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। और यह मध्य वर्गों के लिए, उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उस टाइम में मत देने का अधिकार किसको था? जो संपत्तिवान पुरुष होते थे। कितना दिन का टैक्स चुकाते थे? 30 दिन का। 3 दिन का। जो 3 दिन का टैक्स चुकाते थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था, ये ध्यान रखिएगा। क्या लड़की को वोट देने का अधिकार था? महिलाओं को नहीं, नो सर। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जानता था लड़की लोग को वोट देने का अधिकार दे देगा ना तो उड़ना लगेगी, इसीलिए नहीं दिया था। इसलिए नहीं सर। इसलिए महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया गया था। और बोलिए। जो अब आता है अवयस्क का दर्जा देते हुए पिता और पतियों के अधीन महिलाओं को कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने भी क्या किया? समान राजनीतिक अधिकार के लिए आंदोलन चलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर वही आंदोलन वगैरह चल रहा था। खैर चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। अब नेपोलियन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, स्थिति इतनी बुरी थी कि 1833 में कोई आदमी, हैम्बर्ग एक जगह का नाम है और न्यूरेमबर्ग भी एक जगह का नाम है, अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है तो एक व्यापारी को 11 बार टैक्स देना पड़ेगा। अब व्यापारी पगला नहीं जाए, 11 बार रुकना है, टैक्स देना है, बार बार पैसा लग रहा है, गुस्सा आता था आदमी को। तो उसी टाइम नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, बोला इस सारा को हटा दिया, बोला एक जगह आपको टैक्स देना है, 11 बार टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो ये एगो आसानी कर दिया, तो बहुत व्यापारी लोग बहुत खुश भी हुए। और देखो हर बार कितना देना पड़ता था सीमा शुल्क? 5%। अब व्यापारी लोग परेशान, तो इसी कारण से नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, हर जगह एक समान मुद्रा प्रणाली चला दी थी, टैक्स भी एक बार देना था। और उस टाइम कपड़ा किसमें मापा जाता था? देखिए कपड़े को नापने का पैमाना एलए था। हम लोग एलए जानते भी नहीं है, एक एलए में कितना सेंटीमीटर। अब हम जाए वहां पर बेचने के लिए तो बोले भैया हम मीटर नहीं जानते, हमको एलए में कपड़ा दीजिए। अब एलए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या करेंगे एलए का। तो अब देखो, और एलए को ऐसा था जिसका लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि जब हम लोग गुल्ली डंडा बच्चा में खेलते थे, तो जो बड़ा लड़का रहता था ना उन लोग से नहीं खेलते थे, क्योंकि वो बड़का बितवा बड़का को नाप लेता था और छोटका बितवा छोटका बितवा नापता था। तो ये दिक्कत है बित्ता वाला में। तो इसीलिए हम लोग उस वक्त करते थे कि नहीं डंटा से नापेंगे, कोई बित्ता बत्ता नहीं चलेगा, डंटा से नापो तब ठीक है। तो अब आता है अगर एक एल कपड़ा, अब छोड़ो ना बित्ता से क्यों नाप रहे हो तुम लोग, अभी छोड़ दो। अब कह रहा है तो एक एल कपड़ा अगर फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54 मीटर मिलता, 54.7 सेंटीमीटर। मेंज में खरीदा जाता तो 55.1, न्यूरेमबर्ग में अलग, फ्राइबर्ग में अलग। तो भाई बड़ा कंफ्यूजन था, इसने इस कंफ्यूजन को हटा करके एक जैसा ला दिया कि भैया सबको एक ही चीज में नाप करके कपड़ा को बेचेगा, ठीक है। तो 1834 में परसा की पहल पर, परसा एक देश का नाम है, इसकी पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वे राइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश कौन थे? जर्मन राज्य शामिल हो गए, ठीक है। कब? 1834 में, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शुल्क संघ जॉलवेराइन कब स्थापित किया गया था? 1834 में स्थापित किया गया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जॉलवेराइन का लक्ष्य क्या है? तो जॉलवेराइन का लक्ष्य है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। आर्थिक रूप से क्या करना? एक राष्ट्र में बांध देना, और वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से अपने हितों की रक्षा कर मजबूत बनाएगा। खैर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हाँ, इसके बाद देखिए नेपोलियन की हार 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन हार गया था। इसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। क्लास 9 में आपने रूढ़िवाद के बारे में पढ़ा था, कोई बताएंगे?
कर देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को 4 देशों ने मिलकर हराया था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। कब हराया था? 1815 में। अच्छा, वीना शांति संधि सम्मेलन भी कब हुआ था? 1815 में, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आ जाए आपसे वीना सम्मेलन कब हुआ है, तो 1815 में हुआ है। और इसकी मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। अच्छा, मेटरनिक का एक बहुत फेमस डायलॉग है, याद है किसी को? नहीं। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता सर्दी है। जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इसी ने क्या किया था? 1815 की वीना संधि की थी। अब आता है वीना शांति संधि कब हुआ था? 1815 में हुआ था। इसके अलावा जो हमारे लुई 16वां थे वो किस वंश के थे? बुर्बो राजवंश के थे, ध्यान रखिएगा। और फिर से बुर्बो वंश को बहाल कर दिया गया, कब? 1815 में। फ्रांस की सीमा, सर वो हाँ, लोग लिखेगा ना, वो लोग तो बुर्बो वंश फिर से आ गए और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि कोई भविष्य में फ्रांस का विस्तार न कर सके, इस बात पर ध्यान रखा गया। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के उत्तर में कौन सा राज्य स्थापित किया गया? नीदरलैंड्स का, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। दक्षिण में पिडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। पिडमोंट आपका देश का नाम है, उसमें जेनेवा जोड़ दिया गया। और पर्सा, पर्सा भी देश का नाम है, उसकी पश्चिमी सीमा पर कई महत्वपूर्ण नए इलाके जोड़ दिए गए और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। लेकिन देखो, नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पहले टिक लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पे टिक नहीं लगा है आपका। इसके अलावा पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया और पर्सा को सक्सेनी का हिस्सा दिया गया। पर्सा को कौन सा हिस्सा दिया गया? सक्सेनी का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1815 में स्थापित रूढ़िवादी, देखो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था क्या होती है? थोड़ी निरंकुश थी, उसको किसी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने सेंसरशिप के नियम भी बनाए थे। सेंसरशिप का नियम क्या होता है? कि अखबार पे, किताब पे, नाटक पे, इन सब चीजों पे नियंत्रण लगाना कि तुम कुछ भी नहीं छाप सकते हो जिससे फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति और उदारवादियों, सॉरी, जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। मतलब कुछ भी पेपर में नहीं छापा जा सकता। देखो, को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। बिल्कुल सामान्य भाषा में समझिए। जैसे कि अगर कोई भी बहुत ऐसी मूवी है जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकती है, वैसी मूवी को टीवी पे अलाउ नहीं किया जाता, उसके सीन्स को काटा जाता है। आप लोग देखे होंगे पद्मावती फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, लेकिन उसका नाम को पहले बदला गया तब रिलीज किया गया था, उसको पद्मावत किया गया था। ठीक है, सेंसरशिप ने आपके आदि पुरुष फिल्म को का भी बहुत सारा कटाई छटाई किया था। या सिंपल लैंग्वेज में बोले, सन्नी लियोनी का कोई भी फिल्म 12-10 बजे रात के पहले टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंसरशिप का कुछ कुछ नियम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइम में क्या हुआ? एक मुद्दा उठ गया था कि भैया प्रेस को आजादी मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1815 के टाइम में क्या हुआ था? यूरोप में बहुत सारे क्रांतिकारी गुप्त संगठन उभर आए थे। कब? 1815 में। अब इसी में देखिए एक नाम आता है, इटली का क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सिनी। इसका जन्म कब हुआ था? 1807 में जेनेवा में हुआ था। किसका? जूसेपे मैत्सिनी का। और वह किस ग्रुप का था? कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। और 24 साल की युवावस्था में वह लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। कब? 24 साल की युवावस्था में। उसने 2 और भूमिगत संगठन बनाए थे। ठीक है, एक का नाम क्या है? यंग इटली। अगर पूछा जाए यंग इटली किसने बनाया, तो आपका जूसेपे मैत्सिनी ने बनाया था। और दूसरा क्या बनाया था उसने? यंग यूरोप। इट तो मार्सेई में यंग इटली बनाया और बर्न में यंग यूरोप बनाया। ये दोनों जगह का नाम है। ठीक है, और यंग इटली संगठन का नाम, यंग यूरोप संगठन का नाम। और जिसके सदस्य कौन थे? पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। और इसी में देखिए मैटर, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है जर्मनी, इसी का देखा देखी क्या हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में गुप्त संगठन बहुत सारे बनने लगे। और मैत्सिनी ने तब कहा कि भाई, मैत्सिनी कौन है? जूसेपे मैत्सिनी। जूसेपे मैत्सिनी ने बताया कि राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया कि रूढ़िवादी एकदम नहीं चलना चाहिए। तभी क्या हुआ? मैटरनिक ने क्या बताया है? मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसको? जूसेपे मैत्सिनी को। ये ध्यान रखिएगा, या उससे के जगह पर आप जूसेपे मैत्सिनी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसी के जगह पर जूसेपे मैत्सिनी डाल दीजिएगा। चलिए ज्यादा नहीं, एक पेज और करेंगे।
उसके बाद फिर आप लोग का क्लास ये बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्रांतियों का युग। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम विद्रोह कब हुआ? इसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, आपका 14 जुलाई 1789 मार करके चलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई ये डाटा आपका नहीं है। फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस में विद्रोह कब हुआ? जुलाई 1830 में हुआ था। उसके बाद जो 1815 के बाद, और देखिए जब कॉपी पर भी लिखिएगा आप ध्यान रखिएगा, आपको ये बस हाईलाइटेड वाला लिखना है, अंडरलाइन जो किया हुआ है ना, अंडरलाइन को लिखना नहीं है। हाँ भले बाद में आप पढ़ सकते हैं एग्जाम वगैरह के समय। तो 1815 में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। कब? 1815 के बाद। और इसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। और मेटरनिक ने तभी एक बार टिप्पणी की थी, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस यूरोप का सबसे मुख्य गढ़ है, अगर फ्रांस को कुछ होगा तो पूरा यूरोप की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। सिंपल सा भी हम बोले, हम लोग सभी कोई अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर अभी बोले देवघर में बाबा मंदिर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सबका इनकम पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि आपका देवघर का बाबा मंदिर से ही बहुत किसी का घर का रोजगार चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स भी विद्रोह भड़क उठा था और इसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये सब पढ़ लेना है आपको अपने से। इसके अलावा यूनानियों का आजादी का संघर्ष कब आरंभ हुआ था? 1821 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी के बारे में देखिए बताया आपका, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने के लिए गए, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में, ये ध्यान रखिएगा। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। और लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में। चलिए आज इसको इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।